एवरीवन, वेलकम टू योर एजुकेशन हब। हम बताने जा रहे हैं आज लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त के केस के बारे में। ये केस किसी भी लॉ स्टूडेंट या लॉ एस्पिरेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी लॉ के एंट्रेंस एग्ज़ाम में इस केस से रिलेटेड प्रिंसिपल्स और फैक्ट आ जाते हैं। कई बार देखा जाता है, कई बार मिल जाते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एज अ लॉ स्टूडेंट भी ये केस बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस केस के कंटेंशंस, हेल्ड, सब कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं इस केस के फैक्ट से। इस केस में लालमन शुक्ला होते हैं जो कि एक प्लेंटिफ हैं, और गौरी दत्त होते हैं जो डिफेंडेंट हैं। लालमन शुक्ला गौरी दत्त के सर्वेंट होते हैं। इस केस में गौरी दत्त का एक नेफ्यू होता है जो अपने घर से भाग जाता है, और उस वक्त गौरी दत्त बहुत परेशान हो जाते हैं और अपने नेपियों को खोजने के लिए अपने सभी नौकरों के साथ लालमन शुक्ला को भी खोजने के लिए भेज देते हैं। और जब गौरी दत्त अपने सभी नौकरों को अपने नेपियों को खोजने के लिए भेज देते हैं, तो फिर उसके बाद वो एक ऑफ़र पब्लिश करते हैं हैंड बिल के ज़रिए, यानी कि पैम्पलेट के ज़रिए वो उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और ये ऑफ़र देते हैं कि एनीबडी, यानी कोई भी व्यक्ति जो उनके नेफ्यू को खोजेगा, वो उसे 501 रुपीज़ का रिवॉर्ड देंगे। इस ऑफ़र को पब्लिश करने के कुछ समय बाद लालमन शुक्ला गौरी दत्त के नेफ्यू को खोज लेते हैं। लेकिन जब लालमन शुक्ला गौरी दत्त के नेफ्यू को खोजते हैं, उस वक्त उसे गौरी दत्त के ऑफ़र के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। तो फिर जब लालमन शुक्ला गौरी दत्त को उसके नेफ्यू को सौंप देते हैं, तब लालमन शुक्ला को गौरी दत्त के ऑफ़र और उससे रिलेटेड रिवॉर्ड के बारे में पता चलता है। तब लालमन शुक्ला गौरी दत्त से अपना रिवॉर्ड मांगते हैं, तो उस वक्त गौरी दत्त लालमन शुक्ला को वो देने से मना कर देते हैं। तो अपने रिवॉर्ड को पाने के लिए लालमन शुक्ला गौरी दत्त के ऊपर एक सूट कर देता है। तो इस सूट में लालमन शुक्ला ये कंटेंशन देते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 8 ये कहता है कि किसी भी प्रपोज़ल के कंडीशन को अगर परफॉर्म कर दिया जाए, तो उस प्रपोज़ल को, तो उस कंडीशन को, उस प्रपोज़ल का एक्सेप्टेंस ही माना जाएगा। ऐसा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 8 कहता है। और इसके साथ वो ये भी कंटेंशन देते हैं कि जब उस कंडीशन को परफॉर्म किया जा रहा हो, उस किसी ऑफ़र के कंडीशन को परफॉर्म किया जा रहा हो, तो उस वक्त उस ऑफ़र का नॉलेज होना या ना होना, या उस रिवॉर्ड का नॉलेज होना या ना होना इममटेरियल होता है। ठीक है। तो फिर इसके बाद इस लालमन शुक्ला के इस कंटेंशन के बाद फिर गौरी दत्त कंटेंशन देते हैं कि किसी भी ऑफ़र को कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करने के लिए उसका एक्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है, उसका एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी ऑफ़र को कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करने के लिए उसके कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं, जिसमें कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोज़ल, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, उसका एनफोर्सिएबल बाय लॉ होना बहुत ज़रूरी होता है। और इसमें कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस और कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र भी ज़रूरी होता है। तो गौरी दत्त ये कंटेंशन देते हैं कि किसी भी ऑफ़र को कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करने के लिए उसका एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी होता है, यानी कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ज़रूरी होता है। और ही वॉज अनअवेयर अबाउट द ऑफ़र, लेकिन लालमन शुक्ला को तो ऑफ़र के बारे में पता ही नहीं था। इसका मतलब यहाँ पे कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोज़ल या कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र था ही नहीं। तो जब कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र था ही नहीं, तो बिना उस ऑफ़र के नॉलेज के उस कॉन्ट्रैक्ट, उस ऑफ़र के लिए कोई भी एक्सेप्टेंस भी नहीं था, ना कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस या फिर एसेंट था ही नहीं। और तो इस तरह से वो, उसे जब ऑफ़र के बारे में पता ही नहीं था, तो वो इस रिवॉर्ड के लिए इंटाइटल्ड नहीं है। और जब वो उस नेफ्यू को, यानी कि गौरी दत्त के नेफ्यू को खोज रहा था, उस वक्त लालमन शुक्ला केवल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी ड्यूटीज़ को पूरा कर रहे थे।
ना कि वो इस रिवॉर्ड के लिए या फिर इस रिवॉर्ड को अपने दिमाग में रख कर इस रिवॉर्ड के लिए उस नेपियो को खोज रहे थे। तो इस कंटेंशन के बाद कोर्ट का हेल्ड आता है, जिससे कुछ पॉइंट्स में समझा जा सकता है। कोर्ट का हेल्ड होता है कि किसी भी प्रपोज़ल को अगर कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करना है तो उस प्रपोज़ल का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। उस प्रपोज़ल का, कि उस प्रपोज़ी उसे कहते हैं जिसके लिए प्रपोज़ल बनाया गया होता है। उस प्रपोज़ल का, उस प्रपोज़ी को नॉलेज होना ज़रूरी होता है, और उस नॉलेज के बाद उसका एसेंट होना भी बहुत ज़रूरी होता है, और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस भी ज़रूरी होता है। लेकिन सेक्शन 8 इसके लिए ये कहता है कि अगर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है, लेकिन उस ऑफ़र के नॉलेज के बाद उसने उस ऑफ़र के कंडीशंस को परफॉर्म कर दिया है, तो भी वो एक्सेप्टेंस ही माना जाएगा। ऐसी कंडीशन अक्सर जनरल ऑफ़र में आती हैं। जनरल ऑफ़र उसे कहते हैं जिसे कोई एक व्यक्ति बहुत सारे पब्लिक के लिए बनाता है। जैसे गौरी दत्त ने ये ऑफ़र जनरल ऑफ़र था, जिसे बहुत लोगों के लिए बनाया गया था, न कि किसी स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए बनाया गया था। ऑफ़र्स दो टाइप्स के होते हैं, जनरल ऑफ़र्स और स्पेसिफिक ऑफ़र्स। जनरल ऑफ़र्स वो होते हैं जो पब्लिक के लिए होते हैं, और स्पेसिफिक ऑफ़र्स वो होते हैं जो किसी एक व्यक्ति से बना हो। और अक्सर सेक्शन 8 जनरल ऑफ़र्स के केस में ही वो प्रभावी होता है, क्योंकि जब भी कोई भी जनरल ऑफ़र होता है तो हम जाके उसके एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट नहीं करेंगे प्रैक्टिकली, बल्कि सीधे उसकी कंडीशंस को परफॉर्म कर देते हैं, तो हम उसके रिवॉर्ड के लिए एंटाइटल्ड होते हैं। तो उस कंडीशन में किसी भी प्रपोज़ल का नॉलेज होना हर हाल में ज़रूरी है, और उसके लिए एसेंट होना ज़रूरी है। फिर वो चाहे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस करे या फिर उस ऑफ़र के कंडीशंस को परफॉर्म करे, लेकिन उसके पहले नॉलेज इज़ मस्ट। फिर उसके बाद कोर्ट में ये हल होता है कि प्लेंटिफ लालमन शुक्ला को जब उस ऑफ़र के बारे में पता ही नहीं था, तो फिर यहाँ पे कोई किसी भी तरह का एसेंट या किसी भी तरह का एक्सेप्टेंस एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। ना ही कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एग्जिस्ट कर सकता है, ना ही परफॉर्मेंस ऑफ एक्सेप्टेंस एग्जिस्ट हो सकता है। तो इस वक्त जब वो प्लेंटिफ लालमन शुक्ला गौरी दत्त के नेपियो को खोज रहा था, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा कर रहा था, अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा था। उस ऑफ़र को अपने दिमाग में रख के उसने गौरी दत्त के नेपियो को उस ऑफ़र के रिवॉर्ड के लिए नहीं, बल्कि अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए खोजा था। तो इसलिए कोर्ट ने लालमन शुक्ला की अपील को डिसमिस कर दिया, और इस कोर्ट के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको एक्सप्लेन किया था जस्टिस बैनर्जी ने। अक्सर जब हम लॉ के किसी एग्ज़ाम्स में बैठते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स नहीं, कॉलेज के किसी एग्ज़ाम्स में बैठते हैं, तो अक्सर किसी भी केस के जस्टिस के बारे में किसने उसके प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया, इसके बारे में पूछा जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि इस केस को जस्टिस बैनर्जी ने एक्सप्लेन किया था। तो अब हम देखेंगे कि ये केस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के कौन से सेक्शन से रिलेट करता है। तो ये केस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 4 से रिलेट करता है, जिसका टॉपिक है कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। सेक्शन 4 में 3 पैराज हैं। पैरा 1 में दिया है कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल के बारे में, पैरा 2 है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के बारे में, और पैरा 3 है कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन के बारे में। तो ये केस सेक्शन 4 के पैरा 1 से रिलेट करता है, जो ये कहता है कि किसी भी प्रपोज़ल का कम्युनिकेशन तभी कंप्लीट माना जाएगा जब वो उस पर्सन के नॉलेज में आ जाए जिसके लिए इसे बनाया गया है। यानी कि ये भी वही बोलता है जो लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त के केस का हेल्ड है, कि उसका कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोज़ल कंप्लीट हुआ ही नहीं, क्योंकि वो लालमन शुक्ला को उसके बारे में पता ही नहीं चला। और वही बात यहाँ बोलता है कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोज़ल तभी कंप्लीट माना जाएगा जब वो उस पर्सन को पता चल जाए, उस पर्सन के नॉलेज में आ जाए जिसे इसके लिए बनाया गया है। क्योंकि किसी भी ऑफ़र को कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करने के लिए communication of offer is really very important. In the case of general offer, communication of acceptance is not important, but
बट कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र इज़ इम्पॉर्टेंट। और फिर उसके बाद सेक्शन 8 के अंडर अगर उस जनरल ऑफ़र के कंडीशंस को परफॉर्म कर दिया गया तो फिर वो ऑफ़र एक्सेप्ट माना जाएगा। ये तो हो गया लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त के व्यू के बारे में। अब हम चलते हैं इसी कंडीशन में दूसरी कंट्रीज़ के व्यू के बारे में। तो ये जानना ज़रूरी है कि जब लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त के केस का हेल्ड आया, उस वक्त जो इंग्लिश लॉ था, इंग्लिश लॉ इस कंडीशंस पे, इस कंडीशन मतलब इस तरह के कंडीशन पे कुछ क्लियर नहीं था, लेकिन यूएस का लॉ इस तरह के कंडीशन पे क्लियर था। उसका भी वही मानना था जो लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त के केस का हेल्ड है कि किसी भी ऑफ़र का कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, तभी उस ऑफ़र का एक्सेप्टेंस हो पाएगा। अगर किसी ऑफ़र के बारे में किसी को पता ही नहीं है तो उसका एक्सेप्टेंस किसी भी कीमत पे नहीं होगा, फिर चाहे उसकी कंडीशंस को परफॉर्म किया जाए या फिर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हो। ऑफ़र का नॉलेज अगर नहीं है तो वो उस ऑफ़र को कॉन्ट्रैक्ट में कभी नहीं बदलेगा। लेकिन ऑस्ट्रेलियन व्यू, इस कंडीशन पे ऑस्ट्रेलियन व्यू थोड़ा सा अलग है। ऑस्ट्रेलियन व्यू ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी भी ऑफ़र के बारे में पता है, उसे उस ऑफ़र के बारे में, उस ऑफ़र के कंडीशंस के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन जब वो व्यक्ति उस ऑफ़र के कंडीशंस को परफॉर्म करने जाता है, उस वक्त वो उस ऑफ़र के बारे में भूल जाता है, तो फिर उस व्यक्ति को ठीक वैसे ही देखा जाएगा जैसे किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जाएगा जिसे ऑफ़र के बारे में कुछ पता ही ना हो। इसे एक एग्ज़ाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझा जा सकता है। मान लीजिए कि कोई नदी है, हमने एक ऑफ़र दिया कि जो भी इस नदी को 3 मिनट के अंदर अंदर हॉरिजेंटली वर्टिकली क्रॉस करेगा, 3 मिनट के अंदर हम उसे 1000 रुपये का रिवॉर्ड देंगे। हमने एक पब्लिक ऑफ़र पब्लिश किया। इस ऑफ़र को सभी लोगों ने सुन लिया, सभी वहाँ पे मौजूद जितने भी लोग थे उसमें से सभी लोगों ने सुन लिया। हम मान लीजिए इन लोगों में से कोई भी एक पर्सन था, मान लीजिए उसे हम कहते हैं पर्सन 3। इसको तैरना ही नहीं आता है, लेकिन गलती से उसका पैर फिसल जाता है और वो इस नदी में गिर जाता है। और याद रहे पर्सन 3 ने भी ऑफ़र के बारे में सुना, लेकिन उसे तैरना नहीं आता, पर वो फिसल कर नदी में गिर जाता है। और उस वक्त वो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए कैसे भी कर 3 मिनट की जगह 2 मिनट में ही इस नदी को पार कर लेता है। तो फिर वो इस ऑफ़र के रिवॉर्ड का एंटाइटल्ड नहीं होगा, क्योंकि उसे ऑफ़र के बारे में तो पता था, लेकिन उसे तैरना नहीं आता। और जब वो नदी में गिरा तो उस वक्त उसके दिमाग में ये नहीं था कि मैं अगर इस नदी को पार करूँगा तो मुझे इसका रिवॉर्ड मिलेगा। उस वक्त उसे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जान की परवाह थी। तो इसलिए उस वक्त वो व्यक्ति भी ठीक उसी किसी इंसान की तरह ट्रीट होगा जिसे इस ऑफ़र के बारे में नहीं पता है और उसने इस नदी को क्रॉस कर लिया। तो ये था इस कंडीशन पे ऑस्ट्रेलियन व्यू। इस कंडीशन को हम लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त के केस में ऐसे समझ सकते हैं कि एक पल के लिए मान लिया जाता है कि गौरी दत्त के ऑफ़र के बारे में लालमन शुक्ला को पता चल गया, लेकिन जब वो उसके नेफ्यू को खोज रहा था गौरी दत्त के, उस वक्त लालमन शुक्ला गौरी दत्त के रिवॉर्ड से ज़्यादा ये सोच रहा था कि कहीं वो बच्चा छोटा सा खो ना जाए या उसे कुछ हो ना जाए। तो वो उस रिवॉर्ड से ज़्यादा उस बच्चे की चिंता के लिए उसे खोजा। तो जब लालमन शुक्ला उस नेफ्यू को खोजा, तब उसने उसे उस रिवॉर्ड को अपने दिमाग में रख के नहीं, उस बच्चे की सलामती को अपने दिमाग में रख के खोजा। तो उस कंडीशन में भी लालमन शुक्ला उस रिवॉर्ड के लिए इंटाइटल्ड नहीं होगा। आई होप आपको इस केस का फैक्ट्स, हेल्ड और प्रिंसिपल्स और इस केस से रिलेटेड ऑस्ट्रेलियन व्यू भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये केस बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी लॉ के एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी बिना इस केस के कैरेक्टर्स के नाम दिए इस केस के बारे में पूछ लिया जाता है। और लॉ के किसी भी एग्ज़ाम्स में, कॉलेज के एग्ज़ाम्स में भी ये केस बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको ये केस समझ में आया हो। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो
Please like this video, share with your friend and subscribe to your education hub. Thank you.